और बस 5 मिनट में क्लास स्टार्ट करें।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे क्लास को आने के लिए हाँ बोल दिया और क्लास ज्वाइन कर ली। मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज भी नहीं हुए क्योंकि दो ही लोग हैं। ज़्यादा लोग होते तो फिर तो शॉर्ट नोटिस पे क्लास बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। सबसे पूछना पड़ता। खैर इंशाल्लाह उम्मीद है, दुआ तो यही है कि ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता लोग हो जाएं। लास्ट टाइम तो आई थिंक लाइव क्लासेस बहुत कम लोग ही लेते थे। इस टाइम पे भी दो लोग हैं, उससे पहले कम से कम 4-5 लोग थे जो लाइव क्लासेस लेते थे। अच्छा, हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट। अच्छा, वरना ये होता था मैंने क्लास फिर सुबह रख देनी थी, संडे की सुबह। अब सर्दी में उठना मुश्किल होता है जल्दी, तो बेहतर यही था, मैंने बोला पूछ लूँ। अगर स्टूडेंट्स मान जाएं तो फिर अभी रख लेते हैं क्लास। अच्छा, सबसे टेंजिबल एसेट में सबसे हॉट टॉपिक जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, जिसमें हम पास पेपर्स इंशाल्लाह करेंगे इन फ्यूचर नेक्स्ट क्लासेस में। तो जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अगर इस IS-38 पूछा जाता है तो अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के में से ही पूछा गया है, उसको ही आगे पीछे घुमाया गया है। अच्छा, हमने IS-38 में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं 5 मिनट। अच्छा, IS-38 में हमने पढ़ा था इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है और इसको इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इस डेफिनेशन में 3 क्राइटेरिया पड़े थे। इस डेफिनेशन में अगर ये तीनों क्राइटेरिया मैट हो रहे हैं तो फिर ये होगा इंटेंजिबल एसेट। एक होता है फिजिकल फॉर्म, मतलब फिजिकल फॉर्म फॉर्म नहीं हो। अगर एक एसेट की फिजिकल फॉर्म नहीं है जैसे सॉफ्टवेयर है, तो वो इंटेंजिबल एसेट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है दूसरी कंडीशन पे। आइडेंटिफेबल हो, हाँ सॉफ्टवेयर आइडेंटिफेबल होता है। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं, तीसरी कंडीशन है कंट्रोल बाय द एंटिटी। हाँ, अगर ये एंटिटी के कंट्रोल में है तो ये इंटेंजिबल एसेट होगा। तो सॉफ्टवेयर अगर इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन अगर मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको ट्रेनिंग के बारे में, जो ट्रेनिंग के बारे में भी पास्ट पेपर में पूछा गया है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी गई और वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थी और कॉस्ट इनकर भी, और ये भी था कि एम्प्लॉय के चांसेस होंगे रुक जाएगा। चांसेस के बेसिस पे नहीं होता, कोई अग्रीमेंट हो कि जिस पे वो रुकने के पाबंद हो, तो उस बेसिस पे हम उसको इंटेंजिबल एसेट ट्रीट करते हैं। अच्छा, फिर इसका मतलब है कि अब देखें, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आप कहते हैं यार फिर भी नहीं रुका, दो अग्रीमेंट हुआ फिर भी नहीं रुका, दो भाग गया, तो वो अब वो बहुत एक्सेप्शनल केस है ना। लेकिन एक कंपनी ने अपने कंट्रोल में करने के लिए उससे अग्रीमेंट तो किया, कंपनी ने कोई एक्शन तो लिया, ये आप देखें। ये कंपनी ने कोई एक्शन तो लिया है कि उसको कंट्रोल में लेके आए, इस चीज़ को भी कंट्रोल में लेके आए। तो वो आप एक्शन देखें कि एक्शन लिया गया है, तो ऐसी बात है, अब कंट्रोल में 5 साल तक एम्प्लॉय रुक जाएगा, तो वो ट्रेनिंग जो दी है वो आपके लिए कारामद होगी। अच्छा, अब हमने पढ़े थे कि नॉन करंट एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, वो हमने पढ़े थे। सॉफ्टवेयर होता है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है, इंपोर्ट लाइसेंस होता है, एक्सपोर्ट लाइसेंस होता है, एयरलाइन रूट्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस होता है, फार्मूलाज, रेसिपीज, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद हमने एक सवाल देखा था, फिर हमने आइडेंटिफेबल के बारे में पूछ पढ़ा था थोड़ा बहुत, कि आइडेंटिफेबल होता क्या है कि वो सेपरेबल हो और कुछ अराइज हो रहा हो कि कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट से। तो हमने गुडविल के बारे में पढ़ा था, थोड़ा डिटेल्स पढ़ा था। गुडविल होती क्या है, एक अक्वायर्ड गुडविल होती है, एक इंटरनल जनरेटेड गुडविल होती है। अक्वायर्ड गुडविल के बारे में आपने कंसोलिडेशन में काफ़ी हद तक पढ़ा होगा कि इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट हम कर रहे होते हैं। फिर अब फेयर वैल्यू देते हैं या प्रोपोर्शनेट लेते हैं, उस बारे में भी आपने पढ़ा होगा। सही है, तो वो कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन तो जैसी बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मिनट। हम आगे चले थे, इंटरनल जनरेटेड गुडविल के बारे में पढ़ा था। इंटरनल जनरेटेड गुडविल के बारे में नहीं पढ़ा था कि इसको हमेशा एक्सपेंस आउट करते हैं। फिर हम आगे चले थे थोड़ा, तो हमने थोड़ा टॉपिक कंट्रोलेबल के बारे में पढ़ा था। कंट्रोलेबल में हमने बेसिकली क्वेश्चन भी देखे थे, ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के। फिर इसके बाद हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था।
फिर हम आगे चले थे। फिर हमने पढ़ा था कि फॉलोइंग आर इंटरनली जनरेटेड आइटम्स मस्ट नॉट बी कैटेड मस्ट नॉट बी कैपिटलाइज्ड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं। तो फिर हम थोड़ा आगे चले थे। सर एक सवाल आया है इनका शायद, सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट और पैटर्न में डिफरेंसेस थोड़ा बता दें, क्या फ़र्क होता है इनमें। थोड़ा रिकैप कर लें तो इंशाल्लाह बता देते हैं। हम आगे चले थे। फिर हमने पढ़ा था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एक्सपेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि हमेशा हम इसको एक्सपेंस आउट करते हैं। और हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि डेवलपमेंट भी हम एक्सपेंस आउट करते हैं अनलेस कि वो 6 कंडीशंस मैट कर जाएं। अब 6 कंडीशन कौन सी थी वो हमने पढ़ी थी। अच्छा, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा भी टाइम आता है जब हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, वो होती है परचेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर हमने वन सर, ये तो सब खैर थोड़ी बहुत डेफिनेशन है, इसको वापसी में गो थ्रू कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ। डेवलपमेंट के 6 क्राइटेरिया हमने जो पढ़े थे, इसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी है, इंटेंशन आ जाती है, कंपनी की एबिलिटी वो सेल करने की, और इसमें आ जाता है ये पढ़ा था कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज हो, एबिलिटी टू रिलायबली मेजर द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एसेट हो, मतलब कॉस्ट भी हम मेजर कर सकते हैं रिलायबली उसकी। मतलब एक कोई भी मैं क्राइटेरिया मैट नहीं करेगा तो उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि पास एक्सपेंस कैपिटलाइज नहीं होता कभी भी इंटेंजिबल एसेट में, IAS 38 के स्टैंडर्ड में। सर आगे चलें, फिर हमने थोड़ा आगे चले थे थोड़ा, तो हमने कुछ सवाल देखा था। ये सवाल हमने देखा था जिसको हमने एक्सेल में भी सॉल्व किया था, और इसमें 3 साल में बताया गया था, और 3 सालों में हमने देखा था कि एक एडमिन एक्सपेंसेस है, पहले साल में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं थी तो हमने उसका एक्सपेंस आउट किया था, दूसरे साल में वो एडमिन एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थे तो हमने कैपिटलाइज किया था, और तीसरे साल में ट्रेनिंग एक्सपेंस दिया दिया था जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल था, फिर भी हमने एक्सपेंस आउट किया था। फिर हम एक और सवाल हमने देखा था ट्रेनिंग के बारे में। फिर हम आगे चले थे, हमने ये एक सवाल देखा था कि कंपनी ने अच्छा, हमने एक और देखा था कि कंपनी जो है वो इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी और से खरीदती है, तो वो 4 लाख का खरीदती है तो हमने उसको कैपिटलाइज किया था। फिर परचेज प्राइस हैज बीन एनालाइज एज फॉलोज। रिसर्च थी वो 1 लाख की थी, डेवलपमेंट थी वो 3 लाख की थी, लेकिन हमने क्या किया था 4 लाख के 4 लाख कैपिटलाइज कर लिया। फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया था, तो उसमें आया था फर्दर रिसर्च इंटू पॉसिबल मार्केट वाज कंसिडर्ड नेसेसरी 2 लाख, और डेवलपमेंट इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, ऑल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन एज डेवलपमेंट वर मेट ऑन 1 जून 2011। और डेवलपमेंट थी वो 4,80,000 की थी, 4,80,000 की थी। आपने क्वेश्चनेट किया था कब से किया था कैसे किया था, ये अभी और आपको मैं सिखाऊंगा जब अभी आपको मैं इसी सवाल को थोड़ा कस्टमाइज करके मैं आपको दूंगा। तो आ जाए, और मुझे थोड़ा सा इस ये सवाल एक मतलब फिर आप लोग करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी फिगर्स चेंज कर लेते हैं और डेट्स चेंज कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक है इन, और ये पूछा जाता है पेपर से। अभी मेरे पास वो नहीं खोले एनोटेट जिसमें मैं क्रॉस कर सकूं, लेकिन मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि कंपनी ने इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बॉट बॉट किए, और इसकी कॉस्ट मैं 4 लाख की जगह 5 लाख रख रहा हूँ, सही है। 4 लाख की जगह 5 लाख रख रहा हूँ, और मैं 1 जनवरी की बजाय मैं इसको कर रहा हूँ 31 मार्च। मतलब आप लोग कर लें, मुझे करके अभी आप बताएंगे सॉल्व, ये आपको मैं अभी खुद दे रहा हूँ करने को, फिर मैं करवाऊंगा। अच्छा, ये 5 लाख है इसकी कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट जो हमने परचेज की वो 5 लाख है। मैं बाइफरकेट नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता है इसको कैपिटलाइज करना है। तो 5 लाख इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट है जो हमने परचेज किया है, और ये डेट जो है वो ऑन 31 मार्च 2001, 2001 ऑन 31 मार्च 2001 को ये परचेज हुआ। अच्छा, अब आ जाए सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एज फॉलोज, अपने पास नोट कर लिएगा। फर्दर रिसर्च इनटू पॉसिबल मार्केट वर नेसेसरी, इसको हम 2 लाख का ही रहने देते हैं, सही है।
incurred evenly throughout the year, और recognition criteria for capitalization of development asset were met on 1 जून की बजाय आप कर लें 1 अक्टूबर 2001। सही है। और बंदे डेवलपमेंट कॉस्ट को आप 4,80,000 ही करने थे, मसला नहीं। तो ऊपर आपने चार चेंजेस किए, यहाँ पे 4 लाख की जगह 5 लाख किया, अपने पास नोट कर लें। 5 लाख आपने कर लिया। यहाँ पे आपने जो लिखा वो कब परचेज किया था, 31 मार्च 2001 को परचेज किया था। ये दूसरी चेंजेस है। तीसरी चेंज क्या है? तीसरी चेंज में हमने रिसर्च कॉस्ट हमने नहीं दिया है। तीसरी चेंज हमारी ये है कि हमने डेवलपमेंट की जो क्राइटेरिया मैट करने की डेट है वो हमने रख दी 1 अक्टूबर 2001। अब मुझे सवाल सॉल्व करके बताएं, फिर मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन मेरी और आपकी फिगर मैच होनी चाहिए। मैं सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। 5 मिनट में हो भी जाएगा। मैं बैठा हुआ हूँ, जल्दी आप कर लें। मेरे ख्याल से आप बिटवीन जब ये सवाल कर रहे हैं तो एक सवाल आया, तो मैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या होता है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो बेसिकली पैटर्न जो है वो इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक एग्जांपल ही है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होता है कि कंपनी ने प्रोटेक्ट कर लिया। जैसे ट्रेडमार्क है, मैं ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा देता हूँ आईपीओ में, हसन स्क्वायर जो बैठता है उसमें अपना ट्रेडमार्क, नेस्ले का फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडमार्क है, मैं रजिस्टर करवा देता हूँ। तो वो फिर ये कि दूसरा कोई ट्रेडमार्क वो नहीं ले सकता, उस नेस्ले की कॉपी नहीं बना सकता। बनाएगा तो मेरे पास एक लीगल राइट होगा कि मैं उसको सू कर सकूं। सही है। उस पर मैं कोर्ट में केस कर सकूं कि इसने मेरा ये ट्रेडमार्क क्यों लिया, इसने मेरा ये पेटेंट क्यों लिया, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और मैंने इसको रजिस्टर भी करवाया हुआ है। आपने रजिस्टर करवाना तभी लाजमी होता है, रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। कॉपीराइट ये होता है कि कॉपीराइट मतलब आपने किसी को कॉपीराइट दिया। सही है। आप मूवी है, मूवी का कॉपीराइट किसी और को दे दिया, सिनेमास को दे दिया। सही है। इसी तरह ये कॉपीराइट में आप मतलब बाउंड नहीं होते। कॉपीराइट में ये होता है कि आपने किसी को अपना राइट दिया। मतलब आप अगर आपने जैसे मूवी, शाहरुख खान की मूवी बनी और वो किसी को अपना राइट दे दिया, जैसे कोई फला नेटफ्लिक्स को अपना राइट दे दिया कि आप नेटफ्लिक्स पे हमारी मूवी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे बात है वो नेटफ्लिक्स उनको पे भी करेगी मूवी वालों को कॉपीराइट लेने के लिए, तो उसको कॉपीराइट कहते हैं। कॉपीराइट ये होता है कि दैट सी बात है अनप्रोटेक्टेड होता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड होती है। सर हो गया तो बता दें, तो मुझे बता दें फिर क्या।
चलो मैं थोड़ा सा एक्सेल सॉल्व करवा देता हूँ। सर हमने क्या किया था, 31 मार्च को हमने 31 मार्च को हमने 5 लाख का एसेट परचेज किया था। तो सर आपने एंट्री क्या पास की, मुझे बताएंगे? तो ये तो सिंपल एंट्री है। फिर हम लोग आ गए, रिसर्च एक्सपेंस हमने इनकर किया है। तो वो हम ईयर एंड पे 31 दिसंबर को जब आएंगे तो एक हमारा रिसर्च एक्सपेंस रहेगा। रिसर्च एक्सपेंस और कैश क्रेडिट, तो कितने थे, 2 लाख। सर अब मुझे ये बताएंगे, मैं सेपरेट सेपरेट एंट्रीज पास कर रहा हूँ, वो मसला नहीं है, आप वाला एक साथ भी कर सकते हैं। मतलब एक ही एंट्री में भी सब डाल सकते हैं। रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया, 2 लाख। अब मुझे बताएं डेवलपमेंट एक्सपेंस हमने कितना करना है, देखो डेवलपमेंट एक्सपेंस। हाँ ये यही मैं चीज देखना चाह रहा था, ये आपने बिल्कुल सही किया। ये 12 महीने में तो नहीं कर देंगे? और यहाँ कैश क्रेडिट 4,80,000। तो आपने 3/20 और 1/60 में डिवाइड किया, 3/20 आपने एक्सपेंस किया और 1/60 आपने एसेट रिकॉर्ड किया। यही मैं देखना चाह रहा था, आपने बिल्कुल सही किया। चलिए सर आगे चले। सर ये एक और क्वेश्चन आया है, जिसको आपने ही सॉल्व करना है। हसनैन, ऑन 1 जनवरी 2012 मैचलेस इंटरप्राइजेस acquired research data along with partially developed product design from a company for rupees 2 million. Research cost 0.5, development cost 1.5 million. सर अक्वायर किए, माइंड में आपका चलना चाहिए अक्वायर क्या है। MEL incurred 0.7 million on research and 2.5 million on development finalization of the product design. It is expected that this product design would provide economic benefits to the company for the next 5 years. It prepared journal entries to record the above transaction for the year ended 31 दिसंबर 2012। सर ये साल के शुरू और साल के एंड की एंट्रीज आप मुझे बना के बताएं, बना के बताएं। आपके पास 3-4 मिनट है, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
फिर आ जाए, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। फिर पहला तो आपने सीधा सीधा कैपिटलाइज किया होगा 2 मिलियन को, इंटेंजिबल एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। दूसरा वाला भी सिंपल ही था, क्योंकि उसने कोई मंथ नहीं बताए थे यहाँ पे, कुछ हिला नहीं कि कब कैटेगरी मेट हुआ। उसने सीधा बोल दिया था कि हाँ जब कॉस्ट इनकर हुई है डेवलपमेंट की और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना शुरू हो गए हमने, तो हमने पूरा पूरा 2.5 बिलियन कैपिटलाइज कर दिया था। तो सर इंटेंजिबल एसेट एसेट डेवलपमेंट। के लिए हम वर्किंग प्रोग्रेस का अकाउंट होता है ना, CWIP का अकाउंट बनाते हैं, तो इंटेंजिबल के लिए कोई अकाउंट है? इंटेंजिबल के लिए नहीं। तो ये सीधा सीधा कैपिटलाइज किया है, आई थिंक आपने सही किया होगा सर। अच्छा, एक और चीज़ आई है अमोर्टाइजेशन की। हाँ, ये सवाल इसलिए था कि इसमें क्या होता है, प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द कंपनी फॉर द 5 ईयर्स। तो 5 साल पे इसको अमोर्टाइज भी करना था। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 2 मिलियन प्लस 2.5 मिलियन। 2 मिलियन प्लस 2.5 मिलियन कितनी हो गई, 4.5 मिलियन। इसको आपने डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये 9 लाख का आपने अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड किया। जिस तरह हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, इस तरह हम अमोर्टाइजेशन की इंटेंजिबल रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक स्टेप हम थोड़ा सा आगे बढ़े। अगर आपने ये वाली एंट्री पास नहीं की, तो अगर आपने जहाँ करा है वो सॉल्व सवाल, चाहे कंप्यूटर पे चाहे अपने नोट पैड पे, वहाँ ये एंट्री भी लिख दें। आगे चलते हैं सर। रिकॉग्निशन ऑफ सॉफ्टवेयर पे आ जाए। स्टेट एंड बीपी एक्सप्लेन वेदर और नॉट यू वुड रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर एज एन इंटेंजिबल एसेट if it is incorporated into a machine into that is dependent on the software for its operation. State and briefly explain whether or not you would recognize software as an intangible asset if it is incorporated into a machine that is dependent on the software for its operation. सिंपल सा सवाल है सर। सॉल्यूशन करते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट वुड बी considered to be intangible machine since the software is considered integral to the machine, and therefore thereof cost of the software would be recognized as part of the cost of the machine and therefore classified as tangible. If the software was standalone software rather than in the machine, it would have been classified as an intangible asset. Standalone software means which is not necessary for the machine to operate. For example, MS Office, Adobe Reader operating system is not standalone software. सर मैं इसका खुलासा कर देता हूँ, क्या कह रहा है। अंग्रेजी में लिख तो रहा है, लेकिन
थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ये कह रहा है कि जैसे आपके पास इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो इंटीग्रल है, सिस्टम में इनपुट है, इंटीग्रल पार्ट है, जैसे एम एस ऑफिस है, जैसे एडोब रीडर है। अब आपके पास तो एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, उसमें कितने सॉफ्टवेयर होते हैं? सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मोबाइल में ही तो हमारे पास इतने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारे पास लैपटॉप में इतने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो क्या हम हर सॉफ्टवेयर कंपनी रिकॉर्ड करने बैठ गई तो फिर यही करती रहेगी? तो इसको इसने मना किया है, स्टैंडर्ड नहीं मना किया है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे होते हैं। जो हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं हम अपने हिसाब से नहीं कर रहे होते, अपने दिमाग से नहीं कर रहे होते। जो स्टैंडर्ड ने कहा है उस हिसाब से कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड को पढ़ के समझ के और उस हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे FR2 का सब्जेक्ट कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड आप समझें और फॉर्म में जाके अप्लाई करें, और फिर आप चेक करेंगे कंपनी भी ये फॉलो कर रही है स्टैंडर्ड, नहीं कर रही तो आप ऑडिट पॉइंट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे इसने सिंपल सी बात की है कि जो जिस तरह के जिसका स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर नहीं है, जो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर नहीं है उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर कोई स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है तो हम उसको एज इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करेंगे। आप लास्ट थर्ड लाइन में, इफ द सॉफ्टवेयर वाज स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर रादर देन इन द मशीन इट वुड बी हैव बीन क्लासिफाइड एज एन इंटेंजिबल एसेट। तो सिंपल सी बात कह रहा है कि हर सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड नहीं करना, एज एन उसको इंटेंजिबल एसेट पे अप्लाई नहीं करना शुरू कर देना, और अमोर्टाइजेशन शुरू नहीं कर देना, वरना पूरी आपके जो अकाउंटिंग बुक्स में यही हो रहा होगा। आपने जो करना है वो सिर्फ जो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर हैं जिसका मेजर इम्पैक्ट हो, वो आपने जिसका सिग्निफिकेंट मेजर इम्पैक्ट हो उसको आपने रिकॉर्ड करना है सिर्फ इंटेंजिबल एसेट। सर amortization and impairment testing पे हम करते हैं। Intangible asset may be asset as having a finite useful life or indefinite useful life. This could be when there is no foreseeable limit to the period over which the asset is expected to generate cash flow. सर वो कह रहा है कि इंटेंजिबल एसेट तो दो तरीके से रिकॉर्ड होगा, एक तो फाइनाइट इसकी यूजफुल लाइफ हो, तो उसको तो ऐसी बात है उसको अमोर्टाइज करेंगे। सही, और एक दूसरी चीज भी तो कह रहा है वो, यार एक ऐसा भी सॉफ्टवेयर है कि जिसकी इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यार एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, एक्सपायरी डेट ही नहीं है, मेरे को कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे कभी, एक्सपायरी डेट नहीं है कि मैंने इसको रिन्यू करानी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन उसकी, ऐसा कुछ नहीं। तो उसको हम इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ पे रिकॉर्ड करेंगे, और तो उसको जैसी बात है अमोर्टाइज नहीं होता। जैसे लैंड है, आप डेप्रिशिएट नहीं करते, इंटेंजिबल एसेट में भी ऐसे कोई चीज हो जो क्वेश्चन में बता दे कि इसकी इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ है, तो इसको ये इग्नोर नहीं करिएगा कि इसको इंटेंजिबल एसेट भी रिकॉर्ड होगा। इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड होगा लेकिन उसका अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मिस आउट नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, पूरा ऑर्ड्स को डिफाइन किया गया है, इन पॉइंट्स को। Assets that have finite useful life is amortized, whereas those have indefinite useful life are not amortized. वही बात कर रहे हैं, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पे आ जाए। Intangible assets that have finite useful life are tested in the same way as property, plant and equipment are tested for impairment. ये भी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इधर उधर से करके एक नोट्स फॉर्म में बनाए। Intangible assets that have finite useful life are tested in the same way as property, plant and equipment are tested for impairment. If impairment is first performed to identify whether there is any indication of impairment, then if there appears to be material impairment, the recoverable amount is calculated and compared to the carrying amount. सर वो ये जिस तरह पीपी में ट्रीटमेंट होती है इसी तरह इंटेंजिबल एसेट में ट्रीटमेंट होती है। हमारी रिकवरेबल अमाउंट, हमें पैसे कम मिल रहे हैं पेज के भी, तो हमें रिकवरेबल अमाउंट क्या कम है कैरिंग अमाउंट से, तो हमको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में आ जाएगी चीज। फॉलोइंग इंटेंजिबल एसेट आर नॉट अमोर्टाइज्ड। सर इम्पेयरमेंट में हम आगे पढ़ेंगे वैसे डिटेल में, थोड़ा और आगे में भी डिटेल में। The following intangible assets are not amortized. Purchase goodwill, सर परचेज गुडविल अमोर्टाइज नहीं होती। अब आपके जहन में आता है कि यार अब हमने ऊपर पढ़ा तो कि इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ किसकी होती है, तो एग्जांपल्स वहाँ भी
ऐसी बातें आ सकती थी यार, कोई आपको एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल भी आ गई। परचेज गुडविल आ गई, इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, इंटेंजिबल एसेट विद इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ। वो आपकी आपकी वाली बात, हसनैन भाई आपकी वाली बात में वो WIP वाला कॉन्सेप्ट है या नहीं। तो दूसरे पॉइंट में आ गया, इंटेंजिबल एसेट नॉट अवेलेबल फॉर यूज, WIP वाला कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन WIP हम लिखते नहीं है, इंटेंजिबल एसेट हम रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्टली। इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन इसको हम अमोर्टाइज नहीं कर रहे, तो हम डेप्रिशिएट नहीं कर रहे। डेप्रिशिएट तो नहीं करते क्योंकि प्रॉपर्टी प्लान नहीं कर रहे, हम उसको अमोर्टाइज नहीं कर रहे। लेकिन एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करेंगे, हम WIP का अलग अकाउंट नहीं खोल रहे। सर आ जाए, स्टेट द रिकवरेबल अमाउंट मस्ट बी estimated every year रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन दैट सच अ पॉसिबल इम्पेयरमेंट। सर हर साल जिस तरह हम PPE में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ भी करेंगे। The depreciable amount is cost of the asset less its residual value। क्या ये तो इजी तो कॉन्सेप्ट है। रेसिडुअल वैल्यू पे आ जाए, in case of intangible asset the residual value is assumed to be zero unless a third party has committed to purchase the asset at the end of its useful life or there is an active market for that asset and it is possible to determine the residual value using such market and it is expected that such a market will still exist at the end of useful life। सर अगर सवाल में कोई भी नहीं होगा तो दैट्स बात उसके हम assume करेंगे जीरो, रेजिडुअल वैल्यू हमेशा जीरो अज्यूम करेंगे। ट्रेडमार्क आ जाए, सर ट्रेडमार्क क्या होते हैं? रजिस्टर्ड डिजाइन टू आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चर गुड्स। सर पैटेंट्स क्या होते हैं? official document giving the holder the right to make use or sell an asset, example new acquisition or software। सर वो आ गई, ये दोनों कैटेगरीज हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है। ये दोनों हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स है। ट्रेडमार्क तो वो जैसे नेस्ले ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, तो वो चीज़ आ गई। और हमने एक न्यू मेडिसिन बनानी है, तो जाहिर सी बात है इस पर हम सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लगाएंगे। इसके बाद हम गवर्नमेंट से अगर अप्रूवल की रिक्वायर्ड है उस चीज़ का, जैसे न्यू मेडिसिन है उसका रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट से अप्रूवल, तो उसका हम पेटेंट दे देंगे कि यार आपके पास राइट है, वो आप क्या आप प्रोडक्ट बना सकते हैं या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में हमें पेटेंट लेना पड़े, बहुत सारी जगहों पे हमें पेटेंट लाइसेंस लेना पड़ता है और बहुत सारी जगहों पे नहीं भी लेना पड़ता। तो वरना तो हर चीज़ में, कोई जूता भी बनाने जा रहा हूँ तो पेटेंट, पेटेंट कोई मतलब सॉफ्टवेयर में मतलब कोई भी एक चीज़ बनाना चाह रहा हूँ तो पेटेंट, तो वो चीज़ नहीं होती। तो मतलब कोई भी, मैं फॉर एग्जांपल अपना छोटा सा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसमें भी पेटेंट, तो हर चीज़ में पेटेंट की जरूरत नहीं होती कि आपको हर चीज़ में राइट लेना पड़े, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगहों पे होती है जहाँ आपने राइट लेना पड़ता है, तो वहाँ आपने पेटेंट का राइट लेना पड़ेगा। फिर आगे आ जाए, इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। एनी इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाइड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज बोथ recognition criteria to be recognized। The probability recognition criteria always considered to be satisfied for intangible asset acquired in business combination। खैर ये आपने बहुत डिटेल में पहले पढ़ा होगा। This is beautiful, this is because the fair value of an intangible asset reflect the expectation about the probability that the expected future economic benefits embodied in the asset will flow to the company। In other words, the entity expect that there will be an flow of economic benefits। वो तो गुडविल के बारे में बता रहे थे। The reliable measurement criteria is always considered to be satisfied for intangible asset acquired in business combination if an asset is acquired in business combination is separable or arises from contractual or other legal rights, sufficient information exists to measure reliability of the fair value of the asset। सर ये सिंपल कह रहा है कि तो आपने कॉन्सिडरेशन नहीं भरा है, तो सर कॉन्सिडरेशन नहीं भरा है तो FR2 कैसे देंगे? अभी तक तो बहुत कम टाइम रह गया FR2 देने के लिए। आज से कॉन्सिडरेशन की क्लासेस रिकॉर्डेड लेना शुरू कर दें,
और हम लोग होते तो रोजाना एक सवाल करते थे कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी से ही इसकी। जो अगर कुछ आपने मिस आउट किया है जो भी है, हम लोग का तो एक रूटीन होती थी कि एक सवाल हम रोजाना कंसोलिडेशन का करेंगे। स्ट्रेन क्यों नहीं पड़ा कंसोलिडेशन? मैं चीज बताऊंगा कि क्या होता है ये, मतलब सब सही से डिस्क्राइब करूंगा। आपको समझ ही नहीं आया में, आ जाएगा समझ। क्योंकि आप बहुत वो चीजें पूछी जाती है, लेकिन फाइनल में तो क्या और ज्यादा अच्छी मुश्किल चीजें पूछी जाती हैं। तो कुछ क्लासेस लें, तो आपसे रिकॉर्डेड क्लासेस लें और रोजाना एक क्वेश्चन करें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें कंसल्टेशन। बेसिक बेसिक बिल्कुल, जो जीरो से जो स्टार्ट करवाया होगा ना सर हसन मारफानी ने, तो वहां से बिल्कुल बेसिक सवाल शुरू कर दें। फिर आहिस्ता 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 जब आप जीते होते जाएंगे तो मुश्किल कंसल्टेशन वाले भी सर लेंगे। लेकिन अगर आपने कंसल्टेशन नहीं किया ना तो एंड में नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 2 महीने हैं, बहुत है। जनवरी फरवरी बहुत है, आराम से हो जाता है इतना। तो ये फाइनल में होता है कि 6 महीने भी कम पड़ जाते हैं। या आपके लिए 2 महीने भी बहुत है, लेकिन 2 महीने बहुत है। एक महीना बहुत नहीं होता, एक महीना तो फिर बहुत कम पड़ जाता है। तो 2 महीने भी बहुत है, तो मेरी सजेशन होगी कि आज से आप कंसल्टेशन की प्लानिंग करें और प्रैक्टिस खुद करें नोट पैड पे। उसको अपने खुद नोट्स बनाएं, क्योंकि आजकल ये होता है कि अब हम लोग जब लेते थे तो हम लोग की फिजिकल क्लासेस होती थी तो हम नोट्स अच्छे से बना लेते थे। बीच में सोचा आउट हो जाता तो बराबर वाले की भी देख लेते थे। तो फिजिकल क्लासेस में ये अच्छा रहता था। अब यहाँ नोट्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइव क्लासेस हमें पता भी नहीं होता कि आप कैसे नोट बना रहे हैं। तो आप लोग के अच्छे से, जितने अच्छे से आपके नोट्स होंगे ना और क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, क्योंकि आपने बाद में लेक्चर्स लेके एंड में नहीं देखना होता। एंड में कोई लेक्चर्स देखने का टाइम भी नहीं होता, ना लेक्चर्स देख के समझ आ पाओगे। जो आपने नोट्स बनाए वही आपको, वही आपका साथ देते हैं और वही आपको रिवाइज करने होते हैं। तो आप नोट्स जितना अच्छे से बनाएंगे उतना चांसेस होंगे पेपर पास करने के, क्योंकि आपके पास रिवाइज करने के लिए अच्छा मटेरियल होगा और आपका अपने हाथ का ही मटेरियल होगा। अब उसमें नोट्स बनाने के लिए क्या होता है कि हम क्वेश्चंस में से एक तो आंसर सॉल्व कर रहे होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लिख रहे होते हैं, एक समराइज नोट्स बना रहे होते हैं। जो 2 या 3 पेज 4 पेज के हर स्टैंडर्ड के हमारे पास समराइज नोट्स होते हैं, जो हमारे अपने लिखे हुए होते हैं। एक तो आपने किसी और से ले लिया, मुर्तजा कायद के ले लिया, जिसके भी ले लिए, उन्होंने समरीज बनाई हुई है, जो हमारे अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे हैं मार्ट में। ठीक है, खुद जो आप नोट्स बनाएंगे और खुद जो अपनी अंडरस्टैंडिंग से कॉन्सेप्ट लिखेंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। अच्छा, कौन सी मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कंसोलिडेशन में गुडविल जो होती है अक्वायर, वो क्या होती है, हम अक्वायर्ड करते हैं। गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? ये गुडविल एक मैं अपने 60% शेयर्स अभी फॉर एग्जांपल नेस्ले में खरीद लेता हूँ। अपने पास इतना पैसा आ गया, मैं नेस्ले के 60% शेयर्स खरीद रहा हूँ। 60% शेयर्स खरीदूंगा दूंगा तो वो मेरी सब्सिडरी हो जाएगी। सही है, वो मेरी सब्सिडी हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, इसकी कंसोलिडेशन करूंगा। सही, इसकी कंसोलिडेशन करूंगा तो जाहिर सी बात है जो इसके नेट एसेट्स हैं, जो इसके एसेट्स हैं अपने नेट एसेट्स, तो वो एसेट्स जाहिर सी बात है उसकी एक वैल्यू तो होगी, लेकिन मुझे थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 लाख है कि अगर एसेट्स हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 लाख के एसेट्स हैं, तो मुझे शायद 10 लाख रुपए देने पड़ जाए नेस्ले को। तो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज मुझे कैश देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी गुडविल है मार्केट में। कंपनी ने इतना साल मेहनत की, अपनी गुडविल बनाई हाथ, अब इसको सिर्फ पैसे लगा के इसको कस्टमर्स मिल रहे हैं। वो बोलेगी यार तुम मेरे एसेट खरीद लो, बात खत्म, तो मेरा क्या फ़ायदा? ऐसी बात है, तो आप अपने एसेट सिर्फ बेच देंगे तो क्या फ़ायदा, उस कंपनी का क्या फ़ायदा जो बेच रही है? तो वो तो फिर किसी को ही बेच दे एसेट, उसको उतना वो फायदा नहीं। लेकिन वो किसी कंपनी को बेचती है, जो होल्डिंग कंपनी होती है, उसको अगर बेचती है एसेट्स, तो वो ज़्यादा पैसे पे बेचती है, क्योंकि 60% जब शेयर्स ने बेचे तो ज़्यादा वैल्यू पे बेचे। तो क्यों बेचे? क्योंकि उसने बेसिकली उसमें उसका गुडविल शामिल था। जब इसने कंसिडरेशन फॉर एग्जांपल 10 लाख की पे की और नेट एसेट जो थे वो 4 लाख थे, तो जो बीच का डिफरेंस जो 6 लाख ज़्यादा पे किया वो इसको गुडविल की वजह से पे किया, कि तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं थी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हें ज़्यादा इसलिए पैसे दिए कि तुम्हारी, क्योंकि ज़्यादा पैसे दिए क्योंकि तुम्हारी एक गुडविल है मार्केट में। तो तुम्हारी उतने वैल्यू के एसेट्स नहीं थे, लेकिन
अगर मैं इस तरह थोड़ा चेंज करूँ वर्ड में, तो तुम्हारी औकात तो ज्यादा थी लेकिन तुम्हारे एसेट्स कम थे, कि पैसे कम पैसों के थे। लेकिन तुम्हारी औकात जो है, तुम्हारी जो वैल्यू थी मार्केट में, जो सर्कल में, वो तो लोग वाह वाह करते थे, हर घर में नेस्ले का पानी पिया जा रहा है, तो उसकी गुडविल है। तो उसमें जो 6 लाख का डिफरेंस है, वो हमारा क्या होता है, वो गुडविल होता है। अच्छा, गुडविल आपने, वो 6 लाख की जो गुडविल है वो आप क्या करते हैं, अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब आप कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट्स बना रहे होंगे तो हमेशा आप देखिएगा कि आप गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो एक जब कॉन्सोलिडेट, अब जब आपने नॉर्मल अकाउंट देखे कंपनी के, तो उसमें गुडविल आई नहीं। जब आपने कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट बनाया तो उसमें गुडविल आ गई, तो ये एक आपका इंटेंजिबल एसेट आ गया। अब इसको अमोर्टाइज भी करते हैं, सॉरी, इसको अमोर्टाइज नहीं, इसको हम वो करते हैं इम्पेयर, मतलब इम्पेयरमेंट करते हैं इसमें। अगर कोई इम्पेयरमेंट आ जाए या जो भी, तो वो इसमें हम इम्पेयरमेंट भी करते हैं। तो मुझे पता नहीं, अभी इसमें FR2 लेवल पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन अभी पढ़ाई नहीं है, पहले तो होता था, अभी मुझे नहीं पता ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ है या नहीं, वरना फाइनल लेवल पे तो है कि गुडविल 50% इम्पेयर हो रही है या 30% इम्पेयर हो रही है। तो फिर इस पे हम इसको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करके गुडविल की जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट से, जाहिर सी बात है, अगर 30% इम्पेयर हो गई तो हम 70% पे ले आते हैं गुडविल। तो ये गुडविल कैलकुलेट होती है कि हम, जो इसकी ज़्यादा होती है, तो ये गुडविल हो गई, ये सारे क्या होता है हमारा इंटेंजिबल एसेट है। अच्छा, और क्या गुड इंटेंजिबल एसेट हो सकता है? कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट अगर हमें मिली है तो वो भी इंटेंजिबल एसेट है, जो एक्सटर्नली परचेज की है। इसी तरह कोई और सॉफ्टवेयर हमने वहां से परचेज किया, तो वो भी सब्सिडी से परचेज किया, तो वो भी इंटेंजिबल एसेट में आ जाएगा। अच्छा, एग्जांपल आ जाए इंटेंजिबल एसेट की, द फॉलोइंग आइटम्स that would meet the definition of intangible asset if, ये कॉन्सेप्शन बहुत सेपरेट टॉपिक है। अगर मुझे रिवाइज करने का बोला जाता है, मैं पूछ भी सकता हूँ सर मारफानी से, तो मैं कुछ क्लासेस में आपको रिवाइज भी करा सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि क्योंकि मेरे पास अपने एलोकेटेड आवर्स ज़्यादा हैं, इंटेंजिबल एसेट का टॉपिक इतना बड़ा नहीं, चाहे तो हम अगली 3 क्लासेस में खत्म कर सकते हैं। The examples of intangible asset है, the following are all items that would meet the definition of intangible asset if acquired in a business combination। क्या क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन अब इसको हम पढ़ते हैं। मार्केट रिलेटेड इंटेंजिबल्स, ट्रेड मार्क, ट्रेड नेम, सर्विस मार्क्स, कलेक्टिव मार्क्स एंड सर्टिफिकेशन मार्क्स, इंटरनेट डोमेन नेम्स, न्यूज़पेपर मास्टर हेड। Customer related intangible, customer list, customer contracts and the related customer relationship, and artistic related intangibles, books, magazine, newspaper and the related web, video and audio visuals, materials, contract based intangibles। ये एग्जांपल्स बता रहा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ के जाइएगा अगर इस तरह की चीज़ हो। लाइसेंसिंग एंड रॉयल्टी एग्रीमेंट्स, construction permits, franchise agreements, operating and broadcasting rights, technology based intangibles, computer software and database, state secrets। सर एक इलस्ट्रेशन पे आ जाए। इलस्ट्रेशन थोड़ी बड़ी है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं 8:10 पे। ये 9 बजे तक क्लास होगी इंशाल्लाह, आप लोग की 8:45 9 बजे तक होगी क्लास। तो थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को, 2 घंटे की क्लास है आज। तो इफेक्टिवली तो शायद 1.5 घंटे की होगी, लेकिन इनफेक्टिवली हम 2 घंटे की लगा लेते हैं। तो इंशाल्लाह 8:10 पे मैं ये वाली आपको इलस्ट्रेशन कराऊंगा, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो 8:10 पे मिलना आसान।
सर शुरू करते हैं। Internally generated brand. Company X buys 100% company Y. Company Y owns a famous brand that it launches several years ago. खाड़ी खरीद ली लगता है. Analysis: the brand is not recognized in company Y financial statements. IAS 38 prohibits the recognition of internally generated brands. सर ये ब्रांड इसने बनाया तो है, खाड़ी ने खुद ब्रांड बनाया तो, लेकिन खाड़ी ने ब्रांड नाम से कोई भी फाइनेंशियल आइटम रिकॉर्ड नहीं किया होगा. आगे चलते हैं. From the company X group viewpoint, the brand is a purchase asset, part of the consideration paid by company X to buy company Y was to buy the brand, and it should recognize in the consolidated financial statement at its fair value. सर लेकिन अगर मैंने एक्सटर्नली कोई ब्रांड परचेज किया है तो वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में. सर मेजरमेंट मॉडल पे आए. as with tangible assets covered in property, plant and equipment IAS 16, there are two measurement models for intangible asset: the cost model and evaluation model. Cost model: the intangible asset is shown asset at its cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment losses. सर वही चीज़ है जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम पढ़ते हैं, और ये सब वही चीज़ है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन हो गया है. The intangible asset is shown at its cost or at less any accumulated amortization and any completed impairment. सर कोई amortization मतलब depreciation जो आप करते हैं वो अगर है तो वो हटाएंगे, और कोई impairment है तो वो भी हटाएंगे, और फिर जाके उसकी intangible asset की जो cost निकलेगी वो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हो रही होगी. सर evaluation model: if the intangible asset is measured under the revaluation model, it is shown as its fair value at the date of revaluation less any subsequent amortization and any impairment, any accumulated impairment losses. तो याद रखिएगा जो रिवैल्यूएशन मॉडल हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पढ़ते हैं वो यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं. सर आगे चलते हैं. एक्टिव मार्केट. सर एक्टिव मार्केट क्या होती है? An active market is a market in which all the following conditions exist. The item traded in the market are homogeneous, willing buyer मतलब similar. The items traded in the market are similar. Willing buyers and sellers can normally found at any time and prices are available to the public. सर स्टॉक मार्केट क्या है? एक्टिव मार्केट है. सर स्टॉक मार्केट भी एक्टिव मार्केट है, वहाँ बायर सेलर हमेशा अवेलेबल होते हैं. ये अपने अब आपने किसी का शेयर खरीदना है, हेस्कॉल का शेयर खरीदना है, पीएसओ का शेयर खरीदना है, आप बेचने जाएंगे आपका फौरन बिक जाएगा. फौरन बिक जाएगा, खरीदार भी मौजूद हैं और सेलर भी मौजूद हैं और बायर भी मौजूद, दोनों मौजूद हैं. फिर आगे चलते हैं. सर रिन्यूएबल राइट्स पे आ जाए. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. जो इंपॉर्टेंट होता है मैं उसको इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस बेसिस पे, क्योंकि एक्सपीरियंस बेसिस पे ही पता होता है कि कौन सा सवाल पास पेपर में पूछा गया है. Is Limited purchased a 5-year fishing license for rupees 1 lakh. The company expects to renew the license at the end of 5 years. 5 साल की लाइसेंस की इसके पर वैलिडिटी है. Period for a further 5 years. कंपनी एक्सपेक्ट भी करी कि 5 साल बाद फर्दर 5 साल मतलब 10 साल पे 10 साल तक वो इस लाइसेंस को चलाएगी. द गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड दैट दे विल डी ग्रांट द लाइसेंस टू एस लिमिटेड. गवर्नमेंट ने भी इंडिकेशन दे दी है कि हम तुम्हें मजीद 5 सालों का लाइसेंस दे देंगे. Discuss the number of years over which the cost associated
विद द रिन्यूअल। सर अब ये रिन्यूअल की कॉस्ट बता रहा है, रिक्वायरमेंट में रिन्यूअल की कॉस्ट बता रहा है क्या? डिस्कस द नंबर ऑफ इयर्स ओवर व्हिच द लाइसेंस शुड बी अमोर्टाइज, assuming that the cost associated with the renewal is 100 और 99,000। सर 100 और 99,000 में आ जाए। पर क्या कह रहा है, अगर 100 हो, पहला पार्ट पे आ जाए, 100 हो, रिन्यूएबल राइट्स इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट, एज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रिन्यूअल आर इनसिग्निफिकेंट। सर ये इनसिग्निफिकेंट कैसे पता चल रहा है कि 100 रुपए को 1 लाख से कंपेयर कर रहे हैं? लाइसेंस की फीस लाख रुपए थी और मुझे रिन्यूअल के लिए सिर्फ 100 रुपए देने हैं, तो मेरे लिए वो इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट है। As the cost associated with the renewable are insignificant, the asset must be amortized over the 10-year useful life. The entity intends to renew the license and the government intends to reissue the license to ACE Limited, and therefore it must be treated as an asset with a useful life with a 10-year useful life। सर क्या कह रहे हैं, 10 सालों में आपने अमोटाइज करना है। मैं डेप्रिशिएट का भी वर्ड यूज कर रहा हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। डेप्रिशिएट पीपीई में होता है, लेकिन मैं थोड़ा अगर इसको वर्ड यूज यहाँ कर लूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि चीजें क्राइटेरिया सब चीजें वही है, पीपीई चल रही है यहाँ पे। से डेप्रिशिएशन यहाँ पे जो वर्ड यूज होता है वो अमोर्टाइजेशन यूज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अमोर्टाइजेशन हमने क्या करनी है, 10 सालों में करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का एसेट है, मैं 10 सालों को अमोर्टाइज करूंगा तो हर साल कितना बनेगा, 10,000। 10,000 रुपए से ये एसेट कम होगा। 1 लाख पे मैंने डिवाइड बाई 10 करना है, तो 10,000 से ये एसेट कम हुआ, तो साल के एंड पे मैं इसको कितना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 90,000 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एसेट को। सही है, तो याद रखिएगा कि इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट हो तो आपने जो रिन्यूअल के बाद अगर मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है कि मुझे फर्दर इतने सालों तक लाइसेंस मिल जाएगा, तो उस ईयर्स को भी ऐड करना है और टोटल ईयर्स लेने हैं। आसान से चैप्टर है। 99,000 पे आ जाए। 99,000 है अगर पार्ट टू में, तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। तो आपके जहन में आना चाहिए जब वो कह रहा है कि इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट पे 10 साल करो, तो सिग्निफिकेंट कॉस्ट पे 5 साल होगा। renewable rights significant cost, as the costs associated with the renewal are significant and almost equaling the initial cost of the licensee, the asset must be amortized over the 5 years useful life. Although the entity intends to renew the license, the renewed license, when it is required, must be treated as a separate asset and amortized over a useful life of 5 years। फिर डिस्क्लोजर पे आते हैं, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लें, ये वाला तरीका है। हाँ सही है। सबके पास स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट मिल रहे होते हैं, चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ वर्डिंग्स का डिफरेंस होता है। चलो सर, डिस्क्लोजर्स का है। Present value carrying amount of intangible asset is non-current asset in statement of financial position। सर कैरिंग अमाउंट इंटेंजिबल एसेट की रिकॉर्ड होगी और नॉन करंट एसेट में ये रिकॉर्ड होगा। सही है। बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले कौन सा आइटम ओपन करते हैं, नॉन करंट एसेट को ओपन करते हैं। Schedule in notes to the financial statement just like tangible asset, if an intangible asset is revalued, this same disclosure is as an IAS 16। जिस तरह हम IAS 16 का डिस्क्लोजर देते हैं, इसी तरह हम IAS 38 का भी डिस्क्लोजर देंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा और भी चीज़ें हैं। सर ये एक सवाल आ रहा है, सर डिस्क्लोजर किस तरह देंगे, ये थोड़ी एग्जांपल है। मैं नोट्स में डिस्क्लोजर किस तरह दूंगा इंटेंजिबल एसेट का, ये इसके लिए।
इंटरनली जनरेटेड डेवलपमेंट कॉस्ट, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, गुडविल एंड टोटल। ये मेरे पास तीन वो हैं। यहाँ पे तीन एसेट, इंटेंजिबल एसेट हैं डिफरेंट टाइप्स के मेरे पास। कंपनी के पास तीन टाइप्स के इंटेंजिबल एसेट्स हैं। एक इंटरनली जनरेटेड डेवलपमेंट कॉस्ट, दूसरा सॉफ्टवेयर लाइसेंस, तीसरा गुडविल और टोटल। सर कॉस्ट कितनी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एडिशंस डेरिशन थ्रू बिजनेस कम्बिनेशन, डिस्पोजल आ गई एट द एंड ऑफ द ईयर। सही है, ये हमारी कॉस्ट की कैलकुलेशन आ गई। इस तरह एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन हमारे स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना था, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितना हुआ एट द एंड ऑफ ईयर किया था। नेट कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी, 320 माइनस, चलो पहले 320 माइनस 175, तो ये मेरे पास एट द एंड ऑफ ईयर की नेट कैरिंग अमाउंट आ गई 145। इसी तरह अगर मैं ओपनिंग की निकालना चाह रहा हूँ तो ओपनिंग की कैसे आएगी, 290 माइनस 140, तो ये मेरे पास आ जाएगा 150 एट द स्टार्ट ऑफ ईयर की कैरिंग अमाउंट। मैं चाहूंगा हसन आप एक मतलब अपने रजिस्टर में जहाँ नोटिंग कर रहे हैं तो इसको जरा लिख लें। इस डिस्क्लोजर को लिख लेंगे तो आपको कुछ सवाल होंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, ये पूछा गया तो फिर ये कम से कम 10-12 मार्क्स को पूछा जाएगा। ये डिस्क्लोजर है हाँ। अभी आप इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारें, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट इस तरह नहीं मारें कि आप समझ नहीं रहे होंगे ये कहाँ से ऐड हो रहा है। अब 320 आ रहा है तो 320 कैसा आया, अब नीचे नेट कैरिंग अमाउंट कैसे निकली। 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट कर लें।
मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। चलिए अच्छा, एक बार प्रैक्टिस हो गई आपकी। आगे आ जाए। द कॉस्ट ऑफ अ सेपरेटली अक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट कंप्राइजेस। अब देखते हैं इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। इट्स परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। एग्जांपल इंपोर्ट सेल्स टैक्स पेड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। सर इनपुट सेल्स टैक्स पेड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन लिखा है। अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन होता ना तो रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम कर सकता है, तो ये रिफंडेबल परचेज टैक्स हो जाता। अब ये नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स इसलिए है क्योंकि ब्रैकेट में लिख रहा है इनपुट सेल्स टैक्स पेड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो याद रखिएगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हो तो आप कॉस्ट में शामिल नहीं कर देना। आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट्स एंड rebates and any directly attributable cost of purchasing assets for its intended use. Example of directly attributable costs are cost of employee benefit arising directly from bringing the asset to its working condition, और प्रोफेशनल फीस आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ टैक्सिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। और यहाँ पे एग्जांपल आ जाए। फॉर एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट आर नॉट पार्ट ऑफ हिज इंटेंजिबल एसेट्स, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट सर्विस इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग प्रमोशन एक्टिविटीज, इसमें रिसर्च एक्सपेंस भी आ सकता है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ इन ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड कॉस्ट। ये अगर इस तरह की कॉस्ट हो तो हम इनको इंटेंजिबल एसेट का पार्ट नहीं बनाइएगा। सर आ जाए, द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रिगार्डिंग इनिशियल मेजरमेंट ऑफ acquired tangible asset, acquired intangible asset. Recognition of cost in the carrying amount of an intangible asset ceases. Recognition of cost in the carrying amount of an intangible asset ceases when the asset in the condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by management. For example, initial operating losses or cost of redeploying the asset. सर ये क्या बोल रहे हैं? सर डी डिप्लॉय मतलब मैंने आपको एक क्लाइंट पे भेजा, वापसी बुलाया, फिर वापसी भेज दिया, रीडिप्लॉय हो गया। अब ये तो खैर सिंपल सा है, लेकिन इसमें हम पढ़ पाएंगे इसमें क्या कह रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें इससे बेसिकली सिंपल सा यही कह रहा है कि आपको जो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस है या कॉस्ट ऑफ डिप्लॉइंग द एसेट है, मतलब एक में तो आपने डिप्लॉय कर दिया, फिर इसके बाद वापसी आपने उसको डिप्लॉय किया है, एक लोकेशन या दूसरी लोकेशन पे मूव किया है, तो इस तरह की कॉस्ट है वो आप इंटेंजिबल एसेट का पार्ट नहीं बनाएंगे। मतलब रीडिप्लॉय एसेट को आपने दूसरी लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव किया, देन उस लोकेशन से वापस उठा के आपने सेम लोकेशन में वापसी लिया, तो उसमें जो कॉस्ट लगी तो उसको आप इंटेंजिबल एसेट का पार्ट नहीं बनाएंगे। दूसरे पॉइंट में क्या करें, इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंसिडेंटल ऑपरेशन नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आर रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी एक्सपेंसेस जो होंगे जो नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएंगे और इंक्लूडेड इन देयर रिस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। If payment for intangible asset is deferred beyond credit terms, that its cost in the cash price is equivalent. If its cost is the cash price equivalent, the difference is interest expense unless capitalized as per IAS 23। सर ये कह रहा है कि जो कैश प्राइस है ना, देखें अगर फॉर एग्जांपल एक एसेट डेफर हो जाता है जिसकी पेमेंट, मतलब आज आपने अपना जो आज आपने इंटेंजिबल एसेट खरीदा, सही है,
आज आपने इंटेंजिबल एसेट तो आपने इंटेंजिबल एसेट खरीदा, लेकिन आपको पेमेंट 1 साल बाद करनी है, तो आप इसमें कोई अगर कोई इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस या वो आप क्लेम करता है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप पेमेंट 10 लाख की है और मैंने उसको बोला कि यार मैं 1 साल बाद पेमेंट करूंगा, तो उसने बोला आपको 10% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो जो 10 लाख है उस पे ही आप इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर रहे होंगे, बाकी 10% आप इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे। या तो अगर एज 23 का स्टैंडर्ड फॉलो होता है तो वहां कैपिटलाइज करते हैं इंटरेस्ट को, तो वहां कैपिटलाइजेशन कर रहे होंगे। लेकिन आप याद रखिएगा जो प्राइस एसेट की है उसी पे इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर रहा होगा। आप ये नहीं करिएगा 10 लाख रुपए की इसकी पेमेंट है और उस पर 10% इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है हमें 10 लाख की जगह में 11 लाख देने होंगे अगले साल, और अगले साल की वैल्यू पे आप रिकॉर्ड कर लें इंटेंजिबल एसेट। ऐसा नहीं करिएगा, 10 लाख पे इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करिएगा। एक सवाल पे आए और ये खुद आप सॉल्व करेंगे। Atik Limited acquires new technology that will significantly reduce its energy cost for manufacturing. Costs include cost of new technology 1.5 million, trade discount provided 2 lakh, ट्रेनिंग कोर्स। ये डेफिनेशन से इंटेंजिबल एसेट के अपने जो पूछा हमने पढ़ा था ना कि तो कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो हम लोग इंक्लूड करेंगे इंटेंजिबल एसेट में, ये इस तरह का सवाल है। ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर स्टाफ इन न्यू टेक्नोलॉजी 17,000, इनिशियल टेस्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी 20,000, और यहाँ पे incurred losses incurred while other parts of the plant shut down during testing and training 30,000. Calculate the cost that can be capitalized. सर ये बड़ा और ये सवाल सॉल्व करें। प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ में तो आपके लिए ही बेहतरी है। तो राजा आज का आखिरी सवाल है। On 3 June 2004, Habib Limited discovered that it had been manufacturing a product illegally since this product happened to be patented product for which it does not have the necessary rights. इसको rights नहीं मिले तो फिर भी वो ही कर रहा था। HL immediately shut down its factory and hired a firm of lawyer to act on its behalf in the acquisition of necessary rights to manufacture this patented product. इसको patent के rights चाहिए तो necessary इसने lawyers वगैरह hire किए। Legal fees of 50,000 were incurred during July 2004. The legal process was finalized on 31st July 2004. HL was then required to pay 8 lakh to purchase the rights. सही है, including 18,000 as refundable taxes. सर refundable है, non refundable नहीं है, सही है। During the month of July 2004, factory was shut down. Overhead cost of 40,000 were incurred. Significant market share was lost due to shutdown. HL total sales over August and September was 20,000, but his expenses were 50,000, resulting in a loss of 30,000. To increase market share, HL spent an extra mark of 25,000 aggressively marketing its products. This marketing campaign was successfully resulting in sales returning to profitable levels in October. Discuss which one of the above costs relating to the acquisition of patent can be capitalized. सर आगे चलें। सर आ जाएं। The purchase price तो capitalized होगी। The purchase price should be capitalized. This must be exclude refundable taxes. तो परचेज प्राइस में जो रिफंडेबल टैक्सेस हैं वो आपने एक्सक्लूड कर दिए, इसलिए हमने रिफंडेबल टैक्स पे जोर दिया था
कि अगर ये नॉन रिफंडेबल होते तो हम इसको 8 लाख पे ही कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। इसके अंदर 80,000 के नॉन सॉरी रिफंडेबल टैक्सेस शामिल है, तो उसके अंदर 7 लाख 20 को रिकॉर्ड किया है। सर एक लीगल कॉस्ट इसने इनकट की थी 50,000 की। लीगल फीस ऑफ 50,000 वर इनकट ड्यूरिंग जुलाई 2004। दिस इज अ लीगल कॉस्ट क्या है सर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। दिस इज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड आई 50,000। सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हमेशा कैपिटलाइज होती है, ये कॉस्ट इनकर करेंगे तो लॉयर काम करेंगे ना। ओवरहेड कॉस्ट, दिस इज नॉट एन इंसिडेंशियल कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट जो इनकर हुई है 40,000 की ऊपर। दिस इज नॉट एन incidental cost that is necessary to the acquisition of the right. The shutdown was only necessary because HL had been operation illegally. सर ये जो 40,000 इसने इनकर किए हैं ओवरहेड शटडाउन के लिए, फैक्ट्री के शटडाउन की वजह से, तो ये बेसिकली जरूरी नहीं थे, ये तो एचएल की अपनी गलती है जिस वजह से कोई कॉस्ट इनकर हुई है। तो जब एचएल की अपनी गलती की वजह से कोई कॉस्ट इनकर हुई है तो उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग लॉस में आ जाए तो ऑपरेटिंग लॉस इनकर्ड, तो ऑपरेटिंग लॉस इनकर्ड while demand for the product increased to its normal level is an example of a cost that was incurred after the right was acquired. Cost incurred after the intangible asset is available for use will not be capitalized. Cost incurred after the intangible asset is available for use cannot be capitalized. एक मतलब आपने कैपिटल इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर लिया तो अब कोई कॉस्ट इनकर भी तो उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे अनलेस कि कोई रिवैल्यूएशन होती है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन का जाए, ये तो आपको पता है, अगला हमारा गवर्नमेंट का शुरू होगा चैप्टर, चैप्टर नहीं इसी में जो टॉपिक है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या है, एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग इनकर्ड इन ऑर्डर टू रिकवर मार्केट शेयर is an example of a cost that was incurred after the right was acquired. Furthermore, advertising costs are listed in IS 38 as one of the costs that should be expensed out. सर लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से ही इसको एक्सपेंस आउट करते हैं, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कंपेन की वजह से। सर ये आज तक हमने जो अभी तक जो पढ़ा है वो इसको थोड़ा रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा नए नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हर क्लास में इसमें नए कॉन्सेप्ट ही होंगे इंटेंजिबल एसेट में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में ख़त्म भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और होपफुली देखते हैं जब स्लॉट मिलता है तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास रख लूँगा। और 15 तारीख डेडलाइन दी एडमिन ने, तो 15 तारीख तक इंशाल्लाह सब अपने अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कुछ कॉपी वॉपी करना हो तो उसमें से कर ले। हाँ वो गायब हो गया था, मैं पूछने वाला था, फिर मैंने बोला हो सकता है वो रिकॉर्डिंग ले ले। स्कूल ने कि यहाँ तक की ये रिकॉर्डिंग ले ले लेक्चर की, और आपको अगर ये कॉपी करना है, फिर ये फाइल है तो मैंने ये फाइल आपको उधर की है ना, ग्रुप पे शेयर की हुई ऑलरेडी। अब वही है, वही चीज़ है। हाँ भाई कॉपी कर लिया। मैं स्क्रीन ये बंद कर दूंगा कुछ मिनटों बाद। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। सर मुझे एक सवाल तो पूछना है। आप पूछिए।
यार व्हाट्सएप पे पूछ लो ना डायरेक्टली, व्हाट्सएप पे एक्सेस है अगर इतना पर्सनल सवाल है तो।